सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे आप सबको एक सूचना देनी है। छोटी सी सूचना है और सूचना यह है कि आपको मालूम होगा कि AFE-IAS ने अपने ऑनलाइन के फुल कोर्स पर दिवाली डिस्काउंट की घोषणा की है और ये जो डिस्काउंट भी है यह 3,500 का है। कुल कोर्स 14,500 का है और उस पर 3,500 का डिस्काउंट, यानी कि यह कोर्स केवल 11,000 में अभी आपको दिया जा रहा है। मुझे आपको याद यह दिलाना है कि यह जो डिस्काउंट है यह 25 तारीख तक के लिए है, यानी कि 25 अक्टूबर तक आप इस डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं। और इस डिस्काउंट का लाभ लेने के लिए आपको डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसका कोड है दिवाली। स्पेलिंग मैं आपको बता रहा हूँ, D फॉर दिल्ली, DIWALI। इस कोड का इस्तेमाल करके आप 3,500 का लाभ ले सकते हैं, 3,500 की बचत कर सकते हैं। मैं फिर से डेट आपको याद दिलाना चाहूँगा, 25 अक्टूबर। दोस्तों, आइए अब कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटनाओं और ख़बरों के बारे में बात करते हैं जो प्री 2026 के एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि केंद्र सरकार ने चूना पत्थर को प्रमुख खनिजों में शामिल कर लिया है। लाइम स्टोन, चूना पत्थर। मैंने कहा कि केंद्र सरकार ने, इसका मतलब है कि खनन मंत्रालय ने इसे प्रमुख खनिज के रूप में शामिल कर लिया है। आइए अब थोड़े से इससे जुड़े हुए दूसरे तथ्यों को देख लेते हैं। इसे प्रमुख खनिज में शामिल कर लिया गया है, इसका मतलब है कि अभी कुछ दूसरे तरह का खनिज ये रहा होगा, क्योंकि खनिज तो है। और चूना पत्थर के बारे में आप जानते हैं कि हमारे बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिनमें चूना पत्थर का इस्तेमाल होता है। सीमेंट के बारे में आप जानते हैं, सीमेंट में तो सबसे ज़्यादा चूना पत्थर का इस्तेमाल होता है। इसीलिए आप देखिए कि सीमेंट के कारखाने उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा हैं जहाँ चूने का पत्थर मिलता है, यानी कि रॉ मटेरियल के रूप में। रसायन उद्योग में इस्तेमाल होता है, उर्वरक में इस्तेमाल होता है। इस तरह से कई ऐसे उद्योग के क्षेत्र हैं जिनमें चूना पत्थर का इस्तेमाल होता है। तो यानी कि यह अभी खनिज के रूप में तो था, लेकिन किस में था? अब आप दिमाग लगा सकते हैं कि अब इसे प्रमुख खनिज मान लिया गया है, यानी कि प्रमुख खनिज नहीं होगा। खनिज तो होगा लेकिन प्रमुख खनिज नहीं होगा। तो क्या होगा? अब इसके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। लघु खनिज के रूप में इसे मान्यता प्राप्त थी। इसे लघु खनिज माना जाता था, यानी कि दो श्रेणियां हो गई खनिज के, प्रमुख खनिज और लघु खनिज। अब फिर से मैं आपको सोचने के लिए एक तथ्य दे रहा हूं कि यदि लघु खनिज था, लघु खनिज पर अधिकार किसका होगा? मान लीजिए कि आप माइनिंग करना चाहते हैं और आप चूना पत्थर के खदान लेना चाहते हैं, पट्टे पर लेना चाहते हैं माइनिंग के लिए, खुदाई के लिए। तो आप केंद्र सरकार के पास जाएंगे या राज्य सरकार के पास जाएंगे? आपको इतना तो कम से कम उत्तर सूझ ही गया होगा कि नहीं, राज्य सरकार के पास जाएंगे। और फिर प्रमुख खनिज के लिए कहाँ जाएंगे? प्रमुख खनिज के लिए आप केंद्र सरकार के पास जाएंगे। जी हाँ, यदि आपके दिमाग में यह उत्तर आया है तो बिल्कुल सही उत्तर आया है। जब यह चूना पत्थर लघु खनिज के अंतर्गत शामिल था तो इसे निकालने के लिए राज्य स्तर के नियम लागू होते थे। और वो राज्य स्तर के नियम जो हैं वो सीधी सी बात है कि राज्य सरकारों के हाथ में है। लेकिन अब चूंकि इसे प्रमुख खनिज में मान्यता दे दी गई है, डेट डिसाइड करेगी, अभी तुरंत नहीं हुआ है, तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं अधिनियम, उसे थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। अब अधिसूचित होने के बाद चूना पत्थर खान एवं खनिज इन ब्रैकेट विकास एवं विनियमन ब्रैकेट क्लोज अधिनियम 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत आ गया है, इसीलिए अब केंद्र के निरीक्षण में आ गया है। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो उस ऑप्शन में आप कहीं भ्रमित न हो जाएं कि अरे ये कानून है कि नहीं है, किस ईयर का कानून है। तो बस थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं दोहरा दे रहा हूं। खान एवं खनिज इन ब्रैकेट विकास एवं विनियमन ब्रैकेट क्लोज अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत आ गया है।
दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि चूना पत्थर लघु खनिज था, तो क्या कुछ और भी दूसरे ऐसे खनिज थे जो लघु खनिज की श्रेणी में शामिल हैं? तो दो तीन नाम आपको और बता देता हूँ, जैसे संगमरमर। संगमरमर भी लघु खनिज की श्रेणी में शामिल है। इसी तरह से है स्लेट, शैल, ये सब लघु खनिज में है। तो प्रमुख खनिज में कौन कौन से हैं, बस आपकी थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा। जैसे कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब प्रमुख खनिज में शामिल हैं और राष्ट्रीय महत्व वाले चूंकि माने जाते हैं, इसलिए केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि मुझे ध्यान आ रहा है कि एक साल पहले, लगभग 2-1 साल पहले, इस तरह का एक प्रश्न आपके प्री एग्जामिनेशन में पूछा गया था। और ये जो खबर है, ये जो नेशनल न्यूज़पेपर होते हैं सामान्य श्रेणी के, उसके तहत आपको शायद ही पढ़ने को मिले, लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड में ये खबर छपी थी और बहुत ही प्रोमिनेंटली छपी थी, क्योंकि बिजनेस स्टैंडर्ड के लिए महत्वपूर्ण खबर है और आपके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इसीलिए इसे आप बहुत सामान्य तरीके से मत लीजिएगा और इस पर आपको अगर और भी कुछ पढ़ने को मिल जाए तो उन पर भी आप एक बार नज़र मार लीजिएगा। दोस्तों, जो दूसरी खबर है वह जेएनजी आंदोलन को लेकर है। अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट खबर है इससे जुड़ी हुई वह है मेडागास्कर की। मेडागास्कर अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। मैं चाहूँगा कि आप एक बार अफ्रीका महाद्वीप में जा कर के मेडागास्कर को लोकेट करें। मैं आपको मेडागास्कर के बारे में कुछ भी बताने नहीं जा रहा हूँ कि ये मैप में कहाँ मिलेगा, इसकी कितनी आबादी है, नॉट एट ऑल। इसे आप एक प्रकार से होमवर्क समझ लीजिए। मैं जानता हूँ कि इस तरह के होमवर्क ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं उनको पसंद नहीं आते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं हूँ ही कुछ इस तरह का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको मछली पकड़ना सिखा दूँ बजाय इसके कि मैं आपकी थाली में मछली परस दूँ। तो थोड़ी सी मेहनत आप अपने लेवल पर कर लें। मेडागास्कर में जेएनजी का आंदोलन हुआ और वहाँ भी तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट के बाद वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है एंड्री राजोएलिना, अपना देश छोड़कर भाग गए। जेएनजी का आंदोलन, ये जेएनजी का आंदोलन वहाँ हुआ क्यों? आपको ध्यान है बांग्लादेश में जेएनजी का आंदोलन हुआ था। बांग्लादेश में जेएनजी का आंदोलन क्यों हुआ था? लगभग वही बात यहाँ भी है। देश में पानी, बिजली, इन सब की बेहद कमी है। इसको देखते हुए बस जेएनजी ने आंदोलन कर दिया और तख्ता पलट हो गया। दोस्तों, तख्ता पलट होने के बाद वहाँ के जो कर्नल हैं, कर्नल रंद्रीय निरीना वहाँ के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। मैंने अभी जेएनजी के आंदोलन की बात कही। आपको मालूम है कि किस तरीके से जो जेएनजी आंदोलन है वो लगातार फैलता चला जा रहा है। खासकर अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो बांग्लादेश में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके बाद जो लेटेस्ट जो आपके सामने मौजूद है उदाहरण, वो नेपाल है एशिया महाद्वीप में। और इसके बाद अब ये अफ्रीका महाद्वीप में काफ़ी जोर पकड़ रहा है। अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 3-4 देश ऐसे हैं जहां एक साल में जेएनजी के आंदोलन हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्यजनक पक्ष ये है कि अफ्रीका महाद्वीप की खबरें हमारे अखबारों में उतनी ज़्यादा नहीं आती हैं। लेकिन फिर भी चूंकि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो जानना ही चाहिए। 4 देश ऐसे हैं जहां एक साल में जेएनजी के आंदोलन हुए हैं। इनमें एक है केन्या, दूसरा है मोरक्को, तीसरा है बोत्सवाना और अभी अभी मैंने आपको बताया मेडागास्कर। ये जो 3 देश हैं, केन्या, मोरक्को और बोत्सवाना, अखबारों में इन्हें इतनी जगह नहीं मिली, इसीलिए उनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है। और चूंकि अखबारों में भी जगह नहीं मिली है तो हम ये मान करके चलते हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से वो उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ये तो जानना ही चाहिए कि अफ्रीका महाद्वीप के किन किन देशों में जेएनजी का आंदोलन हुआ है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाहे वो एशिया महाद्वीप के जेएनजी के आंदोलन हो या अफ्रीका महाद्वीप के जेएनजी के आंदोलन हो, आंदोलन के जो कारण हैं वो लगभग एक जैसे हैं। जैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां राजनीतिक भ्रष्टाचार होगा,
सीधी सी बात है कि वहाँ आर्थिक असमानता होगी, बेरोजगारी होगी। तो जो केंद्र में है अगर आप देखें तो वो राजनीति है। राजनीति में जो भ्रष्टाचार है वो उसके नसों में इतना ज़्यादा प्रवेश कर चुका है कि उसके कारण जो सारा का सारा हमारा सिस्टम है वो कलेप्स होने के करीब पहुंच गया है। और जो युवा वर्ग है, जो मोटे तौर पर कह लीजिए कि 15 से 30 वर्ष की आयु का जो वर्ग है, युवा है, उनके अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की इसके विरोध में आग पैदा हो गई है, भड़क रही है। और वह आंदोलन के रूप में हमारे सामने, और इतने तीखे आंदोलन कि तख्ता पलट की स्थिति हो गई है। बांग्लादेश इसका प्रमाण है और नेपाल तो ताज़ा तरीन इसका प्रमाण ही है। तो दोस्तों, आज के इन दोनों महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।